Hello and welcome to Bimojan IAS. This is the series of Geography Optional and we are discussing climatology, which is module 3 of our series. This is the continuation of our last class, which is temperature. It is a third part of the temperature portion. आज हम लोग हीट बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड डिस्कस करेंगे, जो कि सेंट्रल है क्लाइमेटोलॉजी, वेदर सिस्टम, एग्रीकल्चर और ह्यूमन सर्वाइवल का। समझ में आया ना? इसीलिए एग्ज़ाम के अंदर भी इसको इसी तरीके से ट्रीट किया गया है। अगर कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और अगर नहीं भी आता है तो आप किसी भी क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक में इस चीज़ को एज अ इंट्रोडक्शन और एज अ बॉर्डर पॉइंट यूज़ कर सकते हो। इसीलिए ये एग्जामिनर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। समझ में आई नहीं वाली बात? स्टार्ट करें? ठीक है, देखो आज का टॉपिक हीट बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड है। सिंपल सी बात है, ये सिलेबस है हम लोगों का। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? टेम्परेचर एंड द प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसके अंदर प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हीट बजट ऑफ द अर्थ, ये इसी के अंदर आएगा। ये पूरा का पूरा हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक्स हो गए ये चीज़ें। PYQ देख लो कि अभी तक क्लाइमेटोलॉजी में 40 ईयर्स में क्या क्या पूछा गया है। देखो 80s में पूछा गया था, दैट मीन्स 45 ईयर्स हो गए, है ना। 80s में पूछा गया था, दैट मीन्स 45 ईयर्स हो गए। 45 ईयर्स में इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ना कि इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी मल्टीपल्स हैं, तो मैंने उसको एक्चुअली क्या होता है, ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे से, तो इसीलिए मैंने सिर्फ उसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दिखाएं। जो जो अपने टॉपिक्स में ज़्यादा ओवरलैपिंग दिखेगी अपन वहाँ पर इसको यूज़ कर लेंगे। समझ में ही नहीं वाली बात? अब देखो नॉर्मली पूछ क्या रहा है, मैकेनिज़्म पूछ रहा है कि किससे आप लोगों का एटमॉस्फेयर जो होता है मेंटेन करता है हीट बैलेंस को। फिर आपसे पूछ रहा है कि एनर्जी प्रोसेस, रिसीव एनर्जी कितनी हो रही है, टेम्परेचर रिलेटेड टू अर्थ सरफेस और द डिसिपेटिंग एटमॉस्फेयर के बारे में अपन को लिखना है। फिर हीट बैलेंस पर क्वेश्चन आ गया, फिर रोल ऑफ रेडिएशन पे आ गया हीट बैलेंस के लिए। तो समझ में आया ना ये वाली चीज़? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और रिसेंट ईयर में 2022 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, और 2013 में, दैट मीन्स अभी भी ये क्वेश्चन ऐसा इरेलेवेंट नहीं हुआ है। ऊपर से हम लोगों के जो अर्बन हीट आइलैंड हैं, इस तरीके की चीज़ें न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इन न्यूज़ेस के कारण ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। समझ में आने वाली बात? नेक्स्ट ये देखो, अब अपन स्टार्ट करते हैं हीट बैलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपनी लैंग्वेज में, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पूरा का पूरा हम लोग कर क्या रहे हैं। देखो नॉर्मली हम लोगों की जो अर्थ है वो ऐसी है, और हम लोगों का जो सन है वो यहाँ है। तो हम लोगों की जो रे आ रही हैं सन से डायरेक्ट, वो ऐसे आ रही हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये हम लोगों के क्या हैं, ट्रॉपिक्स हैं। ये क्या है? ट्रॉपिक्स है। तो ट्रॉपिक्स पर हम लोगों की जो सनरेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं। दैट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। बीच में क्या है? इक्वेटर। दैट मीन्स इक्वेटर से लेके पूरा ट्रॉपिक का जो वाला एरिया है यहाँ पर मेरी डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता या फिर हीट बैलेंस नहीं होता तो क्या होता? यहाँ पर तो डायरेक्ट पड़ रही हैं। दैट मीन्स दिन के टाइम पे, मान लो दिन के टाइम पे क्या होता, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती, और यहाँ पर नाइट के टाइम पे यहाँ पर बर्फ़ पड़ जाती, जैसे कि हम लोगों का मून के अंदर होता है। ऊपर से इस इलाके में जो हम लोगों का लो लैटिट्यूड वाला इलाका है, लो लैटिट्यूड वाला इलाका है, मतलब 23.5 नॉर्थ से लेके 23.5 साउथ तक वाला इलाका जो हम लोगों का है, वहाँ तक तो मेरी डायरेक्ट सनरेज जा रही है। दैट मीन यहाँ पर मेरा हीट बहुत ज़्यादा होगी। और जो मेरी इनडायरेक्ट सनरेज जो जा रही हैं पोल्स की तरफ, ठीक है, मतलब मिड से लेके हाई लैटिट्यूड की तरफ, तो वहाँ पर तो मेरी हमेशा कम टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर होगा। तो लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो हमारा अर्थ है ना,
वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हीट का, इसी के कारण सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। मान लो यहाँ पर तो हमेशा पड़ती रहती हैं, तो इस इलाके में तो हमेशा बहुत ज़्यादा हीट होगी, दैट मीन्स ये तो पूरा आग का गोला बन जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं है। तो बस इसी फिनोमिना को ऑटोमेटिक जो है हमारी अर्थ जो है वो ऑटोमेटिक हीट को बैलेंस कर लेती है, उस फिनोमिना को हम लोग समझने वाले हैं। और इसकी हेल्प करता कौन है? हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हुआ, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उस पर हेल्प करती हैं? एक तो हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, सेकेंड हम लोगों का सी हो गया, है कि नहीं है, सी करंट हो गया, उसके बाद हम लोगों का खुद सरफेस हो गया। मतलब अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो हम लोगों की अर्थ पर हीट को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। समझ में आई ना ये वाली बात? अब देखो कंसेप्चुअल फाउंडेशन देख लो इस तरीके से, ये मैंने आपको मोटा मोटा ये चीज़ बता दी, बस इसी चीज़ को अपन लोग धीरे धीरे की टर्म्स वगैरह एग्जाम्पल्स वगैरह धीरे धीरे समझते जाएंगे। ये पूरा का पूरा वीडियो इसी पर डेडिकेटेड है। अगर ये वीडियो 1 घंटे का भी खिंचता है तो पूरे वीडियो में सबका जो सार था ना, जो मैं समझाने वाला हूँ, वो सिर्फ यही था जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया है। अब देखो अर्थ जो है वो क्लोज्ड सिस्टम है, किसके लिए? मैटर के लिए। दैट मीन्स हम लोगों का अगर एक जगह पर मैटर है तो उसके इलाके के लिए वो पूरा का पूरा क्लोज सिस्टम है। दैट मीन्स ना तो वो कम होगी ना वो ज़्यादा होगी, उसी जगह पर रहेगी। बट ओपन सिस्टम है एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए वो ओपन सिस्टम है, मतलब वो कहीं से एनर्जी आ रही है उसी को कन्वर्ट करेगी, वो सब कुछ करेगी। सिस्टम के बारे में तो पता ही है ना, क्लोज्ड सिस्टम मतलब एक जगह से बनी, फिर उस कन्वर्ट हुई, फिर वो एक जगह पर वहीं आ गई, तो वो पूरा लूप क्रिएट हो गया। बट एनर्जी जो होगी ना, पता नहीं है, वो आपको पता है ना कि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होगी ना वो होगी, बस उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, लेकिन सन से भी तो आ ही रही है ना। तो इसीलिए अगर मेरे पास सन से 100% चीज़ आई तो ऑटोमेटिक वो उसको 100% को किसी ना किसी तरीके से क्या करेगी? बैलेंस कर लेगी। ठीक है। नाउ हीट बैलेंस क्या होता है? डायनेमिक, एक मिनट पहले, उससे पहले सोलर रेडिएशन क्या होता है? जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है ना, प्राइमरी एनर्जी सोर्स है ना हम लोगों की अर्थ पर, वो क्या है? सोलर रेडिएशन है। समझ में आया ना? हीट बैलेंस क्या होगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम है किसके बीच में? इनकमिंग सोलर रेडिएशन के बीच में और आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बीच में। ठीक है। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होती है वो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन होती है। क्या होती है? शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन होती है। दैट मीन्स इसके अंदर हम लोगों की हाई फ्रिक्वेंसी होगी, है कि नहीं? इसका मतलब इसके अंदर हम लोगों की हाई फ्रिक्वेंसी होगी, इसीलिए तो उसको शॉर्ट वेव बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं शॉर्ट वेव। देखो ऐसे 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 आ रही है। और लॉन्ग वेव कैसी होगी? इस तरीके की, है कि नहीं है? तो शॉर्ट वेव में क्या होगा? उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, लॉन्ग वेव की थोड़ी सी कम होगी। तो मतलब हमारी धरती जो है, मतलब सूरज से अगर कोई भी वेव आ रही है वो हमेशा कैसे आएगी? लॉन्ग वेव आएगी। माइंड में रख लेना ये चीज़, आप लोगों ने जीएस में ही पढ़ा होगा, लेकिन याद रखना सन से आने वाली वेव क्या होगी? लॉन्ग वेव होगी। और जो हम लोगों की आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होगी ना वो लॉन्ग वेव होगी। मैंने उल्टा बोल दिया, ये शॉर्ट वेव होगी। और जो टेरिटोरियल रेडिएशन जो होगी वो होगी मेरी लॉन्ग वेव, है ना। अब कॉमन सेंस लगाओ, ये कैसे हुआ? क्योंकि लोगों को क्या रटना में कंफ्यूजन हो जाता है। आप इसको रटना नहीं, कॉमन सेंस लगाना कि अगर कोई भी चीज़ मेरे पास इस इंटेंसिटी से ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और मेरी अर्थ ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, समझ में आया ना? तो ये तो बहुत स्पीड से आई वो चीज़। अब अर्थ ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया इस रेडिएशन को। अब रात में अगर इसको ये छोड़ेगी तो वो स्लो छोड़ेगी ना इसकी अपेक्षा। दैट मीन्स वो रेडिएशन जो हो जाएगी वो मेरी क्या हो जाएगी? लॉन्ग वेव हो जाएगी। ऐसे हल्के से जाएगी, एकदम से तो जाएगी नहीं, क्योंकि मेरा जो सन है उसके पास तो बहुत ज़्यादा रेडिएशन आ रही है, तो बहुत ज़्यादा स्पीड से आएगी, तो दैट मीन्स वो शॉर्ट वेव हो जाएगी। और जो मेरी टेरिटोरियल मतलब अर्थ का सरफेस, ये जो मैं टेरिटोरियल जिसको बोल रहा हूँ ना, वो अर्थ सरफेस है, वो मेरी क्या जाएगी? लॉन्ग वेव जाएगी। दिमाग में रखना ये चीज़, समझ में आने वाली बात। क्लाउड्स वगैरह जब बताऊंगा तब बताऊंगा कैसे वो करती है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। नाउ ये चीज़ समझ में आई ना आपको फंडामेंटली? अब देखो हान और रिटर ने, ये क्या थे? ये जियोग्राफर्स थे जिनने, ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे जिनने स्ट्रेस किया रोल ऑफ रेडिएशन के ऊपर, है कि नहीं है? तो आप इसमें कीवर्ड्स के कौन कौन से दिमाग में रखोगे? एक तो एनर्जी बजट का दिमाग में रखोगे कि भाई जितनी आ रही है, मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन जितनी है
उतनी ही मेरी आउटगोइंग सोलर रेडिएशन, उतनी ही मेरी आउटगोइंग रेडिएशन होगी। समझ में आया ना। नेक्स्ट इज इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या, जो भाई आप लोगों का सोलर रेडिएशन आ रही है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इंसोलेशन बोल रहा हूँ। टेरिटोरियल रेडिएशन, जो मेरी अर्थ के सरफेस से जो जा रही है उसको मैं बोल रहा हूँ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। फिर एक होता है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, मतलब आप लोगों का इनकमिंग और आउटगोइंग क्या है, इक्वल है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। समझ में आने वाली बात। देखो अब इंसोलेशन क्या होता है, मैंने लास्ट में बता दिया था लेकिन फिर भी समझ लो। इंसोलेशन होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। कौन से फैक्टर से उसको कंट्रोल करते थे, मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है। एक तो लैटिट्यूड, मतलब कहाँ से, इक्वेटर से पोल की तरफ किस तरीके से जा रहा है वो उसको करता था। आल्टीट्यूड मतलब हाइट, मतलब ये सरफेस ऑफ द अर्थ हो गया, ये अपना हाइट हो गया, ट्रोपोस्फियर में बढ़ते बढ़ते वो हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आप लोगों का इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक्स तक तो डायरेक्ट पड़ जाएगा। मान लो अभी ओवर हेड है मेरा सन कहाँ पर, इक्वेटर पे, तो मेरा यहाँ पर तो ज़्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर मेरा कम होगा, इस तरीके से है कि नहीं। तो मेरा एरिया कवर यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर एरिया कम होगा कवर। कम एरिया में मेरी ज़्यादा रेज आएंगी तो मेरा हीटअप ज़्यादा होगा, ज़्यादा एरिया में कम रेज आएंगी तो हीटअप कम होगा। एग्जाम और अगला डे लेंथ, मतलब कितने घंटे का हमारा डे है, दैट मीन्स सोलर का रेडिएशन कितनी देर तक हमारी अर्थ जो है वो ले पा रही है कि नहीं है। सर्दियों में क्या होता है, डे लेंथ थोड़ी छोटी होती है और गर्मियों में डे लेंथ ज़्यादा होती है। एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी, मतलब एटमॉस्फेयर कितनी रेडिएशन को आने दे रहा है। मान लो आपका क्लाउड्स आ गए, क्लाउड क्या करेगा, आप लोगों की जो रेडिएशन है उसको क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, ठीक है। ओजोन लेयर्स होगी, इस तरीके से मतलब कितनी ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं। जैसे हम लोगों ने स्मोक पढ़ा था, जब हम टेम्परेचर इन्वर्जन वाला चैप्टर देखा था, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि स्मोक आ जाता है, उससे विजिबिलिटीज कम हो जाती है, तो इसको भी इफेक्ट करता है। क्लाउड कवर पे भी है। आस्पेक्ट ऑफ स्लोप, वही मैंने बताया था कि जो हम लोगों का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो स्लोप किस एंगल पे है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर हम लोगों की जो ज़्यादा रेडिएशन होती है वो सदर्न फेस पर होती है। किस पर होती है, सदर्न फेस पर होती है, स्लोप के ऊपर। तो वही चीज़ हो गई। सोलर कांस्टेंट देख लो कितना होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मोटा मोटा 1500 वॉट पर मीटर स्क्वायर आप लोगों का क्या होगा, जो होगी वॉटेज पावर होगी, ठीक है। अब इस चीज़ में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक की थी, आप उसको अपने नोट्स में ठीक कर लेना। मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि लगभग 1500 वॉट पर मीटर क्यूब बोल दिया था, ठीक है। एक्चुअली स्लिप ऑफ टंग हो गई थी, तो वो क्यूब नहीं वो स्क्वायर होता है, क्योंकि आप इसको निकालते तो स्क्वायर ही तो होगा, आप सोलर पैनल लगाते तो वो पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या है, एग्जैक्ट लिख दिया 1367, अबाउट 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर। या फिर अगर मैं केल्विन में बात करूं तो क्या होगा, 2 केल्विन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इतना मेरा क्या होगा, कैलोरी ऊर्जा, सॉरी कैलोरी ऊर्जा जो होगी वो इतनी होगी। समझ में आया ना। एग्जाम्पल देख लो, इक्वेटर जैसे क्यूटो है, क्यूटो है वहाँ पर इक्वेटर पर है ना, वर्सेस ऑल्सो, जो कि मतलब 60 डिग्री नॉर्थ पर जो है इलाका है, वहाँ पर इंसोलेशन कंस्टेंट बहुत ज़्यादा है। मान लो इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा इंसोलेशन होता है और ऑल्सो में इंसोलेशन कम होता है। ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। अब देखो डायग्राम नॉर्मली, वेट आई थिंक मैंने स्लाइड थोड़ा सा वो कर दिया है। एंगल ऑफ हीट बैलेंस, वर्टिकल ट्रांसफर, ठीक है। जो ये जो डायग्राम है नॉर्मली वो आगे भी आएगा, लेकिन आप समझ जाओ। ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, तो बस वही चाहिए। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मेरी अर्थ है, ये मेरा इक्वेटर है, देखो ये इक्वेटर है। अब ये मेरा इक्वेटर है ये वाला, और यहाँ पर मेरी क्या आ रही है, सीधी रे पड़ रही है। मान लो ये क्या है मेरा, मान लो ये है मेरा 23.5 डिग्री साउथ, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो 23.5 डिग्री साउथ। तो मतलब जो मेरी रे जो पड़ेंगी वो डायरेक्ट पड़ेंगी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आप देखो ये मेरा क्या है, गोल है मेरी अर्थ, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट पड़ गई, तो कम एरिया के अंदर मेरी कितनी आ गई, 1 2 3, ये रे मैंने मान ली, रे तो बहुत सारी आती है, ठीक है। अब मैं इसी टाइम पे ये वाली जो रे आएंगी वो यहाँ पर कैसे आएंगी, ऐसे गई,
ऐसे गई ऐसे गई, ये क्या हो गया, दूर का हो गया, दूर का हो गया। तो देखो ये इससे एरिया ज्यादा हो गया ना, लार्जर एरिया। तो बस वही चीज हो गई, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करेगा। देखो जैसे ये देखो, इधर रात है इधर दिन है, क्या है, इधर रात है इधर दिन है। अब नाइट के टाइम पे, अब ये जो मेरा रिवॉल्यूशन हो रहा है अर्थ का, वो कैसा हो रहा है, इस एंगल पे हो रहा है, ऐसे है कि नहीं है। तो वही 23.5। तो दैट मीन्स मेरी रात और दिन कैसे होगी, इस तरीके से घूमता मेरा ऐसे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये देखो ये शेडोज दिखाई दे रही ना, वही वाली बात है कि भाई जो साउथ पोल है, यहाँ पर देखो अंतर आ गया ना। यहाँ पर देखो हमेशा ही मेरा क्या हो गया, सीधी पड़ रही है। यहाँ पर मेरी क्या होगी, देखो जून में इस तरीके से पड़ेंगी, दिसंबर में इस तरीके से पड़ेंगी। ऑब्वियसली बात है, सन जो है मेरा ऐसे ऐसे होता है ना, तो उस तरीके से मेरा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और आर्कटिक सर्कल। देखो ये बीच का हिस्सा है, देखो यहाँ पर हमेशा पड़ रही है, देखो इस इलाके में हमेशा पड़ रही हैं नॉर्मली। यहाँ होगा कहीं भी होगा तो उस तरीके से पड़ेगा। समझ में आया, ये मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुका था, बस आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। समझ में आया ना ये वाली बात। नाउ इंट्रैक्शन ऑफ द इंसोलेशन विद द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर के साथ कैसा इंट्रैक्शन होता है इंसोलेशन का। देखो सबसे पहले हीट वजह तो बात करें ना अपन लोग, सबसे पहले क्या होगा, एक रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा मतलब एल्बिडो इफेक्ट होगा। मैंने बताया था आप लोगों को, एल्बिडो का मतलब होता है रिफ्लेक्शन होना। तो प्लेनेटरी एल्बिडो कितना हो गया, 30% के आसपास। दैट मीन्स आप लोगों का जो हम लोगों का जो प्लेनेट है, वो अगर हम लोगों की 100% सोलर रेडिएशन आ रही होगी ऊपर से, उसमें से प्लेनेट जो होगा हम लोगों का 30% क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा उसको। ठीक है। और जो क्लाउड है वो क्या करेगा, वो 20% रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब ये चीज़ हुई ऐसे। तो क्या हुआ, यहाँ से 20% रिफ्लेक्ट हो गया, तो मेरा नीचे कितना आएगा, 80% आएगा। 80% में से 30% किसने किया, इसने कर दिया। 80 माइनस 30 कितना हुआ आप लोगों का, 80 माइनस 30 हुआ आप लोगों का 50%। तो अभी आपके पास कितनी है, 50%। नॉर्मली 80 में से 50% क्या है, 30% इसने कर दिया, 80 का 30% इस तरीके से हो गया। मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा। स्नो और आइस जो होगा वो आप लोगों का उसका, अब एक्चुअली इसमें एल्बिडो के बारे में बताया, सॉरी आई एम सॉरी। एवरेज जो प्लेनेटरी एल्बिडो होता है ना, वो 30% होता है। मतलब अगर 100% चीज़ आ रही होगी, उसमें से 20% हम लोगों का प्लेनेट ही रिफ्लेक्ट कर देगा। क्लाउड जो होंगे ना, वो लगभग 20% रिफ्लेक्ट करेंगे। स्नो और आइस जो होगी ना, वो उसकी हाई एल्बिडो होती है, मतलब 80 to 90% वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। ओशंस के पास लो एल्बिडो होता है, तो वो 10% के समथिंग ही करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आर्कटिक वर्सेस सहारा डेजर्ट, रिफ्लेक्टिविटी है कि नहीं, आर्कटिक ओशन में और सहारा में अलग अलग रिफ्लेक्टिविटी होगी ना। इसीलिए तो आप लोगों का हीट जो होगा वो आप लोगों का होगा, जहाँ पर आप लोगों का एल्बिडो ज़्यादा होगा वहाँ पर आप लोगों का टेम्परेचर कम होगा। इसीलिए तो देखो स्नो आइस पर ज़्यादा एल्बिडो है तो यहाँ पर टेम्परेचर है। अब कॉमन सेंस की बात है ना। स्कैटरिंग मतलब आपस में जैसे यहाँ से आया फिर इसको बांट देगा। तो मतलब शॉर्ट वेव जो है ना, शॉर्ट वेव किसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग, ब्लू में। स्कैटर्ड होती है जल्दी होती है। ब्लू स्काई एग्जांपल, रेली स्कैटरिंग जिसको बोलते हैं। एरोसोल्स रेड या ऑरेंज सनसेट्स को बोलते हैं। ठीक है। एब्जॉर्प्शन, ओजोन जो लेयर है वो एब्जॉर्ब करेगी यूवी को। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है यूवी को, है कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर किसको एब्जॉर्ब करती है, आईआर को। याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये प्री में भी पूछ चुके हैं। ठीक है। तो ओजोन लेयर जो है वो एब्जॉर्ब करती है यूवी रे को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं आईआर को, इंफ्रारेड रेस को, इंफ्रारेड को। ठीक है। डस्ट जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं विजिबल रेडिएशन को। भाई डस्ट पार्टिकल जहाँ पर होंगे आप लोगों की विजिबिलिटी कम हो जाती है ना, तो बस वही चीज़ है कि डस्ट जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं विजिबल रेडिएशन को। तो ये तीन चीज़ आप लोगों को माइंड में रखना है। ठीक है। कीवर्ड क्या होगा, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, भाई क्या चीज़ एब्जॉर्ब करेगी वो उस पर डिपेंड करेगा। देखो दिख रहा है ना ये चीज़, ओजोन है यूवी को करेगी, CO2 और H2O है वो आईआर को करेगी, डस्ट क्या करेगी, विजिबल रेडिएशन को करेगी। समझ में आई नहीं वाली बात, आ गई ना। हाँ तो ये अर्थ सरफेस एब्जॉर्प्शन एंड री रेडिएशन। ठीक है।
देखो सीधा सीधा 51% जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाती है किसके द्वारा, लैंड और वाटर के द्वारा। मतलब 100% आ रही होगी, उसमें से 51% एब्जॉर्ब हो जाएगी लैंड और वाटर के द्वारा। फिर इससे क्या होगा, सरफेस जो हो जाएगा वो हीट हो जाएगा और फिर री रेडिएशन हो जाएगी एज अ लॉन्ग वेव। भाई ऊपर से कोई चीज़ आएगी तो उसने सरफेस को गर्म कर दिया, 51% ने एब्जॉर्ब कर लिया ना, फिर क्या होगा, वो रात में क्या हो जाएगा, री रेडिएट करेगा एज अ लॉन्ग वेव। वही चीज़ मैंने बोली, ये शॉर्ट वेव में आई, इसने एब्जॉर्ब कर लिया सरफेस ने, और फिर ये जो है उसको रात में क्या है एज अ लॉन्ग वेव री रेडिएट करेगा। समझ में आया ना। आउटगोइंग लॉन्ग वेव जो रेडिएशन जो होती है ना वो इंफ्रारेड मतलब लगभग 4 to 100 माइक्रोमीटर तक होती है। अरेनियस 1896 में इनने रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड टू हीट रिटेंशन ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करी। कैलेंडर हाइपोथेसिस 1938 में इनने क्या बोला, एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीड कर रही है ग्लोबल वार्मिंग को, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रही है ना कार्बन डाइऑक्साइड हीट को। ऑब्वियस ही बात है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड आईआर को एब्जॉर्ब करेगी तो दैट मीन्स वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, तो हीट इंक्रीज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी ही होगी। अब देखो मॉडर्न आईपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एंथ्रोपोजेनिक रेडियो एक्टिव फोर्सिंग 2.3 वॉट मीटर पर स्क्वायर। समझ में आया ना ये वाली बात। नाउ हीट बजट 100 यूनिट मॉडल अगर मैं बात करूं तो देखो नॉर्मली इसमें इससे इसे दिखा देता हूं, ये बात मैं दिखाऊंगा आपको नॉर्मली। देखो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन की बात करें, दैट मीन्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, ये याद रखना, ये अभी ऊपर से आ रही है, ठीक है। अब देखो मेरा टोटल सोलर रेडिएशन हुआ 100%, हुआ 100%। मेरे पास ये आ रहा है 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 रेडिएशन है ना, ये आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये क्लाउड से टकरा गया। क्या टकराया, क्लाउड से टकरा गया। जैसे ही वो क्लाउड से टकराया तो क्या करेगा, क्लाउड इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। दैट मीन्स ये मेरा क्या हो जाएगा, वैसा का वैसा रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन क्या 100% पूरा रिफ्लेक्ट होगा, द आंसर इज नो। रिफ्लेक्ट कितना होगा, क्लाउड से 27% रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, क्लाउड लगभग 20% आप लोगों का रिफ्लेक्ट कर देता है, तो ये कितना कर रहा है, 27% आप लोगों का रिफ्लेक्ट कर दिया। ये रिफ्लेक्ट है भी, याद रखना। उसके बाद फिर आया नीचे, 27 करने के बाद कितना बचा आप लोगों के पास, 73% बचा। अब इस 73 में से कितना, 2% रिफ्लेक्ट किसने किया, 2% 73 में से फिर नीचे आ गया, ये किस पे पड़ गया, अर्थ का सरफेस, ठीक है। जैसे अर्थ के सरफेस से टकराया तो मेरा 34% जो है वो किस में एब्जॉर्ब हो गया, अर्थ के अंदर हो गया। किसमें हो गया, अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। समझ में आया ना। जैसे ही वो अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब हुआ तो जो बचा वो क्या किया, उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। जैसे ही उसने रिफ्लेक्ट किया तो मेरे पास कितना ऊपर कितना आ गया, 2% के समथिंग अर्थ ने रिफ्लेक्ट कर दिया। दैट मीन्स 100% में से 27 जो है क्लाउड ने रिफ्लेक्ट कर दिया और 2% जो है वो हम लोगों का अर्थ ने रिफ्लेक्ट कर दिया। समझ में आया ना ये वाली बात, आई ना। अब देखो 34% जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया अर्थ ने। अब इसमें से कुछ जो है वो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी तो एब्जॉर्ब करेगा। 100% में से जितना भी आया उसमें से कुछ एटमॉस्फेयर भी तो एब्जॉर्ब करेगा। तो 14% जो है वो एटमॉस्फेयर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर रेडिएशन को। कितना, 14% जो है एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ जो रेज हैं वो स्कैटर्ड हो जाएंगी, है ना। अब स्कैटर्ड अगर रे हो गई तो मतलब उन स्कैटर्ड रे में से, किसमें से, उन स्कैटर्ड रे में से 17% जो है वो आप लोगों की अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लेगी। मान लो एक जब पूरी सीधी रे आई फिर क्या होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर किसी ना किसी फिनोमेना के कारण ये रे जो है वो स्कैटर कर जाएंगी इस तरीके से, एक रे में से ऐसे ऐसे स्कैटर कर गई। अब ये स्कैटर्ड, अब जो डायरेक्ट रे थी वो तो मेरी ये थी कि 34% जो था एब्जॉर्ब कर लिया अर्थ ने, और फिर जो स्कैटर्ड रे थी उसमें से 17% जो है मेरे अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया। दैट मीन्स टोटल मिला के पूरा जो सोलर रेडिएशन आया है उसमें से अर्थ ने एब्जॉर्ब कितना किया, 34 + 17 है कि नहीं है, 34 + 17 तो मिला कितना हो गया, 44 + 41 34 17
ठीक है, तो 7 8 9 10 11 हो गया 51%। यही चीज तो मैंने बोली थी, ये मैं आपको लोगों को कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। 51% ही तो मैंने बोला था कि अब जो हमारी अर्थ जो है वो 51% को एब्जॉर्ब कर लेती है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो स्कैटर्ड हो। ये डायरेक्ट थी। अब उस स्कैटर्ड में से भी 6% जो है आप लोगों का स्पेस में स्कैटर हो गया नॉर्मली। अब पूरी तरीके से ऐसे नहीं है रिफ्लेक्ट कर दिया भाई, पूरा तो स्कैटर्ड है ना, तो थोड़ा बहुत अर्थ में आ गया, थोड़ा बहुत क्या हो गया स्पेस में स्कैटर हो गया सीधा। अभी अर्थ ने कोई भी सोलर रेडिएशन को कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं किया है, मतलब उसको नहीं किया है, मतलब हम लोगों का क्या बोल रहे थे अपन उसको, वेट, री रेडिएशन नहीं किया है। समझ में आया ना, री रेडिएशन नहीं किया, ये केवल अभी रेडिएशन हो रही है। समझ में आना, ये वाला हीट बैलेंस हो गया ना। नाउ अब हमारे पास तो अब ये तो 51% आएगी, तो ये तो हमारी तो अर्थ ही हीट अप हो जाएगी। तो इसके लिए भी थोड़ी सी चीज है। अब क्या करेगी अर्थ, इसको री रेडिएट करेगी। तो अब देखो 34 में से 23 जो है वो रेडिएट कर दी अर्थ ने। 34 में से 23 जो है वो अर्थ ने रेडिएट कर दी। अब उस रेडिएशन जैसे हुआ तो क्या वो एटमॉस्फेयर में गई, तो इसका मतलब जो 6% जो है वो आप लोगों की एटमॉस्फेयर के अंदर आ गई। 6% जो है वो आप लोगों की एटमॉस्फेयर के अंदर आ गई। पहले क्या था, ये एब्जॉर्ब कर ली थी, 51% एब्जॉर्ब की थी ना, 50% 1% जो एब्जॉर्ब की थी उसमें से 23% जो है वो रेडिएट बैक कर दी अर्थ ने एज अ लॉन्ग वेव। इसमें एज अ लॉन्ग वेव, जिसमें से 6 जो है वो आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर आ गई, है ना। 6 जैसी एटमॉस्फेयर के अंदर आ गई तो बचा कितना, 17%। तो 17% जो है वो अर्थ ने क्या किया, रेडिएट बैक कर दिया स्पेस के अंदर, है ना। तो बस वही चीज हो गई। नेक्स्ट इज, अब 9% जो है वो टर्बुलेंस और कन्वेक्शन के द्वारा क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। किसके द्वारा, टर्बुलेंस और कन्वेक्शन के द्वारा, तो वो एटमॉस्फेयर में 9% आ गया। अब कंडेंसेशन होगा, मतलब 19% जो हीट है हम लोगों की, मतलब जो सोलर रेडिएशन है वो कंडेंसेशन हो गए 19% किस में आई, एटमॉस्फेयर में आई। दैट मीन्स अब अपने पास कितना सारा हो गया, ये चीज हो गई ना। तो अब जो टोटल बचा, टोटल में से 48% जो है ना वो रेडिएट कर दी गई किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा, है कि नहीं, किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा। दैट मीन्स 17% किसने की, रेडिएट की अर्थ ने डायरेक्टली, और 48% रेडिएट की एटमॉस्फेयर ने। याद रखना ये चीज। हाँ, मेंस में आप लोग डायरेक्ट डायग्राम बना के आओगे तो अच्छा मार्क्स मिलेंगे, इसीलिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ। लेकिन डायरेक्टली कभी अगर पूछते हैं, नहीं भी पूछते हैं, तो ये चीज आप लोगों को थ्योरली याद होना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता था तो 3D वाले डाल सकता था, मैंने सीधा सीधा इंटरनेट से उठाया, ये डायरेक्ट आप लोगों का वो बन गया डायग्राम। समझ में आया ना ये वाली बात नॉर्मली। अब देखो ट्रॉपिक्स के ऊपर, एक मिनट, हीट बजट देखो 100 का, 100 यूनिट रिसीव हो रही है, ठीक है। इसमें से 30 जो है क्लाउड ने 20, सरफेस ने 5, एटमॉस्फेयर ने 5, ये लगभग लगभग है। क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दी। और एब्जॉर्ब कितनी हो गई, 51%, है ना। एब्जॉर्ब कितनी हो गई, 51% बाय सरफेस और 19% बाय एटमॉस्फेयर, है कि नहीं। तो इसका मतलब भाई आपका कितना हो गया, 70% एब्जॉर्ब कर ली, 30% रिफ्लेक्ट बैक कर दी। अब इस 70% में से भी हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग वेव रेडिएशन की तरह इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे। तो बस वही होगी, लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम सरफेस से कितना हो रहा है, 21%। सेंसिबल हीट जो हो गई, मतलब कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, उससे कितना निकाल दिया, 7%, मतलब कितना हो गया ये, 28%। अब लेटेंट हीट मतलब इवेपोरेशन के द्वारा 23%, तो कितना हो गया आप लोगों का टोटल मिला के, ठीक है, 23%, 8 9 10 11, ठीक है, 51% हो गया ना। 51% सर्फेस, 51% हो गया। एटमॉस्फेयर ने रेडिएट किया 64 यूनिट, मतलब सरफेस ने 6 यूनिट, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया पूरा, मतलब 100 आया हमारे पास और 100 चला गया, ठीक है ना। 100 आया और 100 चला गया। नाउ लैटिट्यूडनल हीट इम्बैलेंस, लैटिट्यूड के ऊपर सेकंड फैक्टर इज लैटिट्यूडनल हीट इम्बैलेंस। ये हो गया मेरा लैटिट्यूड, ठीक है, ये मेरा इक्वेटर हो गया, ये मेरा पोल हो गया। तो देखो ट्रॉपिक्स पर, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रॉपिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक्स। मतलब वैसे 23.5 था ना,
तो हम लोग इसको क्या मोटा मोटा मान के चला 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साइड, इसको हम लोग पूरा ट्रॉपिक्स बोलते हैं। जब मैं आपको प्रेशर बेल्ट बताऊंगा ना तो ये पूरे बेल्ट आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। समझ में आई ना ये वाली? तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी सरप्लस होगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो सन है उसकी रेस क्या है, इस पर डायरेक्ट पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी, पोल्स पर एनर्जी डेफिसिट होगी। यहाँ पर क्या होगी, इनडायरेक्ट पड़ रही है तो यहाँ पर एनर्जी डेफिसिट होगी, ऑब्वियस सी बात है। दैट मीन्स यहाँ पर मेरा आएगा कम जाएगा ज़्यादा, मतलब इनकमिंग यहाँ पर कम होगी, आउटगोइंग ज़्यादा होगी। यहाँ पर मेरी इनकमिंग ज़्यादा है, आउटगोइंग कम है। सरप्लस ट्रांसपोर्ट पावर्ड वाया एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अब इसमें सरप्लस, अब ये यहाँ पे जो ज़्यादा है मेरे पास, मान लो यहाँ पर मेरा जो ट्रॉपिक्स है यहाँ पर मेरा ज़्यादा है, तो अब अगर मेरा, अब मैंने एक फिनोमेना बताया था कि हमेशा जो हीट है वो हमेशा कोल्ड से हॉट की तरफ आने की कोशिश करती है कि नहीं है? तो जब मेरा इधर से, अगर मेरा यहाँ पर कोल्ड है, यहाँ पर मेरा हॉट है, दैट मीन्स मेरी जो हॉट, जो कोल्ड वाली इधर आएगी और हॉट वाली मेरी इधर आएगी। तो बस यही चीज़ है कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है। अब ये जो सर्कुलेशन है ना, ये मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताने वाला। भाई ये वर्टिकल सर्कुलेशन हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन से मिलके पूरा तरीके से ये अपना क्या हुआ, हीट को इसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। सेकेंड इज ओशन करंट, ये मैं ओशनोग्राफी में पढ़ाऊंगा, जैसे गल्फ स्ट्रीम, खुर्सियो, हम्बोल्ट, है कि नहीं। हॉट एंड कोल्ड करंट जो है ना उससे भी डिपेंड करता है। तो ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट हो जाता है, सरप्लस और डेफिसिट वाले उसमें बैलेंस कर लेते हैं ये। जैसे हेडली ने 1735 में बोला था कि इन्हें फर्स्ट एक्सप्लेन किया था ट्रॉपिकल सर्कुलेशन को, ठीक है। इसीलिए हम लोग सर्कुलेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फेरल ने वो मिड लैटिट्यूड सर्कुलेशन की बात की, ठीक है। इनने ट्रॉपिकल की बात की, इनने मिड लैटिट्यूड की बात करी। इसीलिए इनका जो पूरा बेल्ट है वो है ना, उसको हम लोग हेडली सेल्स बोल देते हैं, इनको हेडली सेल और फेरल सेल के नाम से जानते हैं। 1856 और 1735 की बात है ये। एग्जाम्पल, गल्फ स्ट्रीम जो होती है वो वार्म होती है नॉर्थ वेस्ट यूरोप में। लेब्राडोर करंट जो है वो कूल करते हैं नॉर्थ ईस्ट यूएसए को। समझ में आया ना ये वाली बात? समझ में आई ना? देखो ये है। अब देखो ट्रॉपिक्स के ऊपर अपने लैटिट्यूड की वाली बात देख लो, यहाँ से लेके ये देखो 23.5 है ना, ये 23.5 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा सिंपल। तो इस इलाके में मेरा हीट सबसे ज़्यादा होगा, है कि नहीं है? इस इलाके में हीट सबसे ज़्यादा होगा। भाई मुझे नहीं पता है, ये आई थिंक ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ही मुझे इंटरनेट पे ऑनलाइन मिल गया था, तो क्रेडिट गोज टू देम। मैंने खुद अपने हाथों से नहीं बनाया, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, तो मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया। तो बाद में ये ना हो कि भाई मैं कॉपी करता हूँ। भाई जो ज़रूरी है वो तो करेंगे ही ना, भाई स्टडी है, अपन टीच कर रहे हैं, तो यहाँ से जो अच्छा मिले वो यूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगी हीट बहुत ज़्यादा होगी, है कि नहीं? क्योंकि मेरा क्या है, डायरेक्ट पड़ रहा है सन। ये मेरा इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, टॉरिड जोन बोलूँगा। ये क्या हो जाएगा मेरा, टॉरिड जोन। याद रखना हमेशा कि अगर मैं कभी भी बात करूँ टॉरिड जोन, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ, है ना। अब 23.5, अब उसके बाद क्या आएगा, ट्रॉपिक्स के ऊपर मैं थोड़ा और ऊपर जाऊंगा, इसको मैं क्या बोलता हूँ, मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड याद रखना, ये मेरा क्या है, मेरा लो लैटिट्यूड, ये मेरा क्या है, हाई लैटिट्यूड। ऐसे ही मेरा नीचे भी हो जाएंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो जो मिड लैटिट्यूड है वो क्या है, 23 से लेके 66। वैसे तो प्रेशर बेल्ट के अंदर इन चीज़ों को बोला जाता है, वो बस 30 से 60 ऐसे तरीके से चलता है, 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90। तो ये मत सोचना है कि मैंने 66.5 बोल दिया तो ये मिड लैटिट्यूड हो गया, नहीं। ये मोटा मोटा आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए, मैं इसलिए बता रहा हूँ। और ये चीज़ मैं इसलिए बता दी, ये वाली बात 30, 60, 90 वाली बात, कि भाई आपको ऐसा लगा कि मैंने आपको गलत पढ़ा दिया। समझ में आया ना ये वाली बात? ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, केवल टेम्परेचर बेल्ट्स देख रहे हैं। तो ये हो गया टॉरिड जोन, जो हो गया वो मेरा ये हो गया। फिर जो मेरा मिडिल लैटिट्यूड होता है उसको मैं बोलता हूँ टेम्परेट जोन। मतलब यहाँ पे क्या होता है भाई, थोड़ा सा कम टेम्परेचर होता है, बट ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता और ज़्यादा गर्म भी नहीं होता। दैट मीन्स वी आर इन द टेम्परेट जोन, ठीक है। तो ये टेम्परेट जोन हो गया। अब टेम्परेट जोन अगर नॉर्थ में है तो नॉर्थ टेम्परेट जोन हो जाएगा, साउथ में है तो साउथ टेम्परेट जोन हो जाएगा। अब जो इलाका जमा हुआ है, फ्रीज है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिजिड जोन। मतलब हम लोग का जो हाई लैटिट्यूड के ऊपर आ गए, 66 से ऊपर जो आ गए,
वहाँ पर सब जमी हुई चीजें, चाहे नॉर्थ पोल ले लो चाहे आप लोग साउथ पोल ले लो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोगों का फ्रिजिड जोन। क्या हो जाएगा, फ्रिजिड जोन। तो अब देखो ये सर्कल्स देख लो, ये वाले ये सर्कल्स है, जैसे 66 डिग्री नॉर्थ और 66 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं अपन लोग, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ को बोलेंगे आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ को बोलेंगे एंटार्क्टिक सर्कल। क्यों, क्योंकि ये एंटार्क्टिक रीजन है, ये अपना आर्कटिक रीजन है। समझ में आया ना ये वाली बात, मोटा मोटा समझ में आया ना। बस आप लोगों को पूरी स्लाइड में केवल ये दिमाग में रखना है, 3 जोन है, टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड। टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड, याद रख, हो गया ये चीज। चलो चालू करें। चलो, वर्टिकल हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म। अब क्या आएगा, वर्टिकली हीट ट्रांसफर होगी। अभी तक मैंने क्या बताया, ये हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर हो रही है। क्यों, क्योंकि ये मेरा क्या है, लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये मेरा अर्थ के सरफेस के ऊपर ही चल रहा है ये सब चीजें। अब मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं ऐसे देखूं तो वर्टिकली ये मेरी इस तरीके से होगी, है कि नहीं। तो वर्टिकल भी तो ट्रांसफर होगी हीट, तो वर्टिकल भी हीट ट्रांसफर होगी। तो उसमें क्या क्या होता है, एक टर्म होती है कंडक्शन। क्या होता है, एक टर्म होती है कंडक्शन। वेट, टेक्निकल एरर के कारण ये हैंग हो रहा है। यस वेयर वी वर, हाँ कंडक्शन क्या होता है, थिन सरफेस लेयर होता है ये। कंडक्शन कहां पर होगा, थिन सरफेस लेयर पे। ठीक है, कन्वेक्शन क्या होता है, वर्टिकल ट्रांसफर बाय दी राइजिंग एयर। ठीक है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना कंडक्शन के द्वारा, थिन सरफेस लेयर। कन्वेक्शन, वर्टिकल ट्रांसफर बाय दी राइजिंग एयर, जो एयर उठती आ रही है। कल के फिनोमेना है सारे के सारे जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बस वही चीज है, बस इनका अपन लोगों ने की टर्म्स रख दी है। ठीक है, एडवेक्शन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर बाय दी विंड। हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर बाय दी विंड। लेटेंट हीट क्या होता है, यूज इन द ट्रॉपिक्स, फ्यूल्स मॉनसून एंड दी साइक्लोन। भाई ट्रॉपिक्स के अंदर आप लोगों का लेटेंट हीट जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, जो कि आप लोगों के मॉनसून और साइक्लोन्स को फ्यूल कर रही हैं। समझ में आया ना ये वाली बात। एग्जांपल, हरिकेन एनर्जी बजट ड्रिवन बाय द लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन। समझ में आया ना ये वाली बात। देखो मैं आपको अगर ऐसे नहीं आ रहा तो नॉर्मली आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, जीएस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके मैं नोट्स में नहीं बताऊंगा, बस आप लोग ये समझ लो। देखो एडवेक्शन क्या होता है, मान लो मेरे को वर्टिकल हीट के बारे में बात करनी है ना, तो मेरा वर्टिकली क्या था, यहाँ पे मेरा क्या था, हॉट है, मान लो यहाँ पर मेरा कोल्ड है। ठीक है, मान लो यहां से मेरा कोल्ड एयर आई, कोल्ड एयर आ रही, और इस कोल्ड एयर ने इसको क्या किया, शिफ्ट करके ऊपर उठा दिया। ठीक है, शिफ्ट करके ऊपर उठा दिया, अपने आप नहीं उठाई है, क्या किया इसने, क्या किया, कोल्ड ने इसको ऊपर उठा दिया, तो मेरा हॉट क्या ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, या फिर इसको ये रिप्लेस कर देगी, है कि नहीं। तो दैट मीन्स मेरा हीट ट्रांसफर कैसे होगा, नीचे से ऊपर हुआ ना। या फिर मैं उल्टा बोल सकता हूँ कि इसने जो है ऊपर जो था, कोल्ड जो था, हॉट जो था वो कोल्ड के ऊपर आ गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। दैट मीन्स वो हो गया एडवेक्शन। हॉरिजॉन्टल के कारण हुआ ना ये, क्योंकि इधर से आया ना कि नीचे से ऊपर गया। समझ में आया ना। कन्वेक्शन क्या होता है कि भाई अगर मेरी हॉट एयर है और वो ऊपर उठी, ऊपर उठी, तो क्या होगा मेरा, उसको बोलेंगे कन्वेक्शन। समझ में आया ना, आ गया ना ये चीज, तो वही चीज हो गई। नेक्स्ट, टेम्परल वेरिएशन। टेम्परल वेरिएशन, डायर्नल यूरिनल साइकिल। भाई धीरे, अब ये तो पूरा आप ये पता क्या बताया, ये वेरिएशन तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, बल परमानेंट चीजें हैं। अब टेम्परेरी भी तो होंगी। देखो जैसे डे में, दिन के टाइम पे पॉजिटिव बैलेंस होता है, क्यों, क्योंकि दिन में इनकमिंग ज्यादा होती है और जो आउटगोइंग होती है वो कम होती है, तो ये पॉजिटिव आ गया। नाइट में रेडिएशन लॉस होता है, क्योंकि नीचे से सरफेस से जा रहा है ना, तो ग्राउंड जो होंगे वो कूल होंगे फास्टर देन एयर, ऑब्वियस सी बात है। तो रेडिएशन जो होगा इन्वर्जन हो जाएगा। एग्जाम्पल, दिल्ली विंटर में फॉग, वही इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन बात की तो वही चीज हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, डायोडनल साइकिल। सेकेंड इज सीजनल साइकिल। जब मुझे एक दिन का है ये, एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 2 बार ये चीज हो रही है ना। नाउ सीजनल साइकिल, अर्थ जो है वो टिल्ट कर रही है, टिल्ट होने के कारण कॉज हो रहा है शिफ्ट इन हीट जोन। सीधी बात है, ये इस तरीके से है, तो क्या होगा, अब ये टिल्टिंग में है जब चल रहा है, तो क्या होगा, वो हीट जोन को शिफ्ट करेगी। इसी कारण तो आप लोगों के मानसून आते हैं, शिफ्टिंग होते हैं ITCZ की। अब ITCZ क्या होता है वो मैं आपको अगले उसमें बता दूंगा, ठीक है, जब प्रेशर बेल्ट बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊंगा तो भैया सीधी सीधी बात है, आप लोगों का जैसे जैसे मेरा
सन जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे मूव करता है ऊपर और नीचे की तरफ, है ना, ट्रॉपिक्स तक जाता है 23.5 तक, 23.5 तक। तो जहां पर मेरा सन की पोजीशन डायरेक्टली इसको ऐड करेगी उसको मैं क्या बोलूंगा, ITCZ। तो टाइम के साथ साथ मेरा ITCZ भी चेंज हो जाता है क्योंकि टिल्टिंग है। अभी ITCZ चेंज हुआ तो दैट मीन्स मेरा ऊपर का जो होगा, मतलब ऊपर की तरफ अगर शिफ्ट हुआ तो ऊपर क्या आएगी, गर्मी आएगी। ITCZ अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ तो मेरी नीचे गर्मी आएगी। तो वही चीज है, इससे क्या होगा, मेरा क्या होगा, हीट जोन शिफ्ट होंगे। तो वही चीज है। एग्जाम्पल, माइग्रेशन ऑफ द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इंडियन मानसून से। तो फ्लो चार्ट देखो ऐसे बना दो, सन है, उससे इंसोलेशन हुआ, डे और नाइट वाली चीज हुई, सरप्लस डेफिसिट हुआ, मानसून और विंटर इन्वर्जन हुआ। इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो। नेक्स्ट इज रीजनल मॉडिफिकेशन, इसी के अंदर है ना, ये मैंने क्या बताया अभी, वेट, डायगोनल साइकिल और सीजनल साइकिल बताया। अब बताया रीजनल मॉडिफिकेशन। देखो, कॉन्टिनेंटल वर्सेस ओशन, लैंड हीट फास्ट, मैंने बताया था लेटेंट हीट के बारे में लास्ट वीडियो में, वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं। तो लेटेंट हीट, आल्टीट्यूड, एस्पेक्ट ऑफ स्लोप, आल्टीट्यूड, हायर आल्टीट्यूड में क्या होगा, डेफिसिट होगी हीट बैलेंस। एस्पेक्ट ऑफ स्लोप, साउथ फेसिंग स्लोप जो होंगे वो हिमालयन, और जो हिमालय के अंदर वो वार्मर होंगे। अर्बन एरिया में लो एल्विडो होता है जिसके कारण हाई हीट स्टोरेज हो जाता है, जिससे अर्बन हीट आइलैंड बनता है, अर्बन हीट आइलैंड बनता है। देखो क्या है, मैं आगे हो सकता है वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, अर्बन हीट आइलैंड इस चीज में आप लोगों को बीच में समझा देता हूं, ठीक है। देखो समझो, इस कॉमन सेंस की बात है, ज़्यादा वो नहीं है, थोड़ी सी बात है, 1 मिनट। देखो इसी में समझा देता हूँ, अर्बन हीट आइलैंड। वेट 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 वेट, कहाँ है मेरा स्क्रीन, ये रहा, और ब्लैक स्क्रीन। देखो क्या होता है, नॉर्मली हम लोगों के अर्बन एरिया में क्या होगा, कंक्रीट की ये बनी होती है, क्या बनी होती है, कंक्रीट की बिल्डिंग्स बनी होती है, कंक्रीट के ही रोड्स बनी होती है, आसफाल्ट की रोड बनी होती है, और यहाँ पर ट्री बहुत ज़्यादा कम होते हैं, है कि नहीं। जब ये चीज़ें कम होंगी तो जब मेरा सोलर रेडिएशन आ रही होगी तो क्या होगा, ये इसको एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेगा, एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेगा। अब अगर इसने एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लिया, इसने एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लिया तो क्या होगा, यहाँ पर हीटअप ज़्यादा होगी, हीटअप ज़्यादा होगी तो दैट मीन्स ये मेरा यहाँ का एटमोसफियर है वो बहुत ज़्यादा हीट करेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू इसके पास का एरिया, जो कि मान लो मेरा रूरल एरिया है जहाँ पर मेरे इतनी हाई राइजिंग बिल्डिंग इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं हुई। तो क्या होगा, यहाँ पर मेरे क्या होंगे, पेड़ लगे होंगे, यहाँ पर मेरे घर भी छोटे छोटे होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन तो होगा, बट अब देखो इस एरिया के अंदर रिफ्लेक्ट बैक कैसे करेगा, मेरे को ये बताओ। पेड़ आपके हैं नहीं, ठीक है, रात में रिफ्लेक्ट कर रहा है, उससे पहले तो आपका दिन हो जाता है, तो ये मेरा हीट ज़्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पर जितना एब्जॉर्ब हो रहा है तो चूंकि ग्रीनरी के कारण रिफ्लेक्ट हो गया, आपका जितने भी जो ट्री हैं, जितनी भी आपका कंडेंसेशन करता है उसके कारण भी ये चीज़ें हो रही है। तो इसका मतलब जो अर्बन साइड है वहाँ का टेम्परेचर रूरल एरिया से हमेशा ज़्यादा ही रहने वाला है, कभी कभी 2-4 से लेके 5 डिग्री तक भी ज़्यादा हो सकता है अर्बन एरिया का। अब इसके अंदर ही बार बार, अब ऐसा तो नहीं ट्रैप हो गया, कैसे ट्रैप हो गया, क्योंकि अब देखो नॉर्मली अब इसको अगर रिफ्लेक्ट बैक करेगा, अगर इसको ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा, मैं आपको दूसरी उससे दिखा दूँ पेन से। अब ये रिफ्लेक्ट बैक अगर किया, मान लो यहाँ इससे ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ तो क्या होगा ये हॉट है, ठीक है, हॉट होगा तो ये ऊपर बढ़ेगा, बट ऊपर बढ़ने पर यहाँ पर हॉट एयर की एक लेयर आ गई, हॉट एयर की एक लेयर आ गई, तो यहाँ पर कोल्ड जो भी है, लेकिन अब ये हॉट है तो अब ये इसको और ज़्यादा राइज होने ही नहीं देगा, है कि नहीं है, अब इसको राइज नहीं होने देगा। अब लेकिन मैंने क्या बताया, एडियाबेटिकली जब ये एयर जो होगी वो हीटेड एयर जो होगी जब ऊपर जाती है तो वो क्या होती है, वो कूल डाउन होती है, कूल डाउन होती है। जब वो कूल डाउन होगी तो दैट मीन्स वो नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, और ये हॉट एयर जो है इसको और ज़्यादा जाने नहीं दे रही है ऊपर। जब ये नीचे की तरफ आएगी दैट मीन्स वो, अब जब वो नीचे आने की कोशिश करेगी तो जो ठंडी एयर है, ठंडी एयर को जो नीचे वाला जो हॉट क्लाइमेट है वो आने नहीं देगा। तो दैट मीन्स ये जो ठंडी वाली एयर है वो कहाँ जाएगी, मेरी रूरल एरियाज की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो हॉट वाली एरिया है, रेडिएशन जो हो रहा है, आउटगोइंग रेडिएशन जो हो रहा है, वो तो ऑब्वियस सी बात है इसको ठंडा कर ही नहीं पा रहा है एटमोसफियर को, आई एम सॉरी,
तो जो रूरल एरिया है वहां पर मेरा क्या हो जाएगा, वो उसको ठंडा कर देगा, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगी, एक विशियस साइकिल बनती चली जाएगी और ये इसको हीटअप कर जाएगा। दैट मीन्स मेरी हॉट एयर जो है इसके अंदर जो है वो ट्रैप हो गई, क्या हो गई, ट्रैप हो गई हॉट एयर। और कोल्ड एयर जो होगी, जो ऊपर से जो मेरी कोल्ड एयर यहाँ पर आ रही थी नीचे की तरफ अर्बन हीट आइलैंड की तरफ, वो कहाँ चली जाएगी, मेरी रूरल की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो उसका हॉट क्लाइमेट जो है रूरल इसका, तो उसमें क्या होगा, शिफ्ट होगा। इसीलिए यहाँ पर इस ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक जोन बन जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्बन हीट आइलैंड। समझ में आने वाली बात, नॉर्मली। अब बार बार मत बोलना ये चीज़ क्या होगी, नॉर्मली, ठीक है। और ये क्या है ना, करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा चल रहा था, इस चक्कर में मैंने इसी चीज़ में आप लोगों को एज अ केस स्टडी बता दिया। दिल्ली का आप एग्जाम्पल ले लेना नॉर्मली, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम किसको होती है, क्या ये सबको प्रॉब्लम होगी इस चीज़ से, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो, मतलब हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या सबको प्रॉब्लम होगी, नहीं ना। केवल वही लोग होंगे जो आप लोगों के बाहर आउटसाइड में काम कर रहे होंगे नॉर्मली। भाई देखो प्रॉब्लम्स कितनी सारी हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम होगी, आप लोगों के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होने लगेगी, भाई चीज़ें पिघलने लगेंगी नॉर्मली, है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात भाई आप लोगों के जो ग्रीनरी है वो भी कम होती चली जाएगी, भाई टेम्परेचर बढ़ने से कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो वो चीज़ें आपकी इसमें हो गई। समझ में आना, ये वाली चीज़ मैंने यहीं पे आप लोगों को बता दिया नॉर्मली, ठीक है। नाउ ह्यूमन एंड क्लाइमेटिक इम्प्लीकेशंस, क्या, ह्यूमन एंड क्लाइमेटिक इम्प्लीकेशन, वेट मैं इसको फिर से रेड कर लूँ, हाँ, ह्यूमन एंड क्लाइमेटिक इम्प्लीकेशन, वही वेदर और सर्कुलेशन, जैसे मानसून, साइक्लोन, जेट स्ट्रीम, ठीक है। एग्रीकल्चर में ग्रोइंग सीजन, फ्रॉस्ट रिस्क, इवेपोट्रांसपिरेशन, इन्वायरमेंट में फॉग, स्मोक अंडर द इन्वर्जन लेयर्स, ग्लोबल वार्मिंग, राइजिंग इम्बैलेंस ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस। एग्जाम्पल आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन इन द सेंस क्या होता है, आर्कटिक रीजन में वैसे क्या होना चाहिए, बहुत ठंडा होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग थिंग क्या हो रहा है, आर्कटिक रीजन के अंदर आप लोगों का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या हो रही है, आप लोगों की आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, जिससे आप लोगों का एल्बिडो रिड्यूस हो रहा है। अब अगर आइस मेल्ट हो जाएंगी तो एल्बिडो मैंने बताया था ना, आइस का तो 80 to 90% तक होता है। अगर ये रिड्यूस होने लगेगा दैट मीन्स जो मेरा इंसोलेशन जो है वहां पर जो मेरी हीट है वो इंक्रीज होती जाएगी। दैट मीन्स ये मेरा पॉजिटिव फीडबैक, भाई वो चीज़ पॉजिटिव नहीं, क्योंकि इनकमिंग सोलर रेडिएशन अगर पॉजिटिव में रही तो मेरा पॉजिटिव फीडबैक होता है, तो ये हम लोगों के लिए प्रॉब्लम है। नाउ नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ हीट बैलेंस, मैकेनिज्म ऑफ हीट बैलेंस, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि मैकेनिज्म ऑफ हीट बैलेंस क्या होता है, ये समझो। मैकेनिज्म ऑफ हीट बैलेंस में देखो पहला है इंसोलेशन, मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो मैंने आप लोगों को सब कुछ लास्ट वीडियो में और आज की वीडियो में जितना भी बताया है, समझ में ना, जितना ही बताया वही चीज हम लोग रिपीट कर रहे हैं, बस एक ही जगह पर लिख रहे हैं, आप लोगों के नोट्स बनवा रहे हैं। समझ में आई ना ये वाली बात। नाउ इंसोलेशन ये क्या होता है, ये लैटिट्यूड, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सीजन, डे लेंथ, क्लाउड कवर, इन सब से क्या होता है, कंट्रोल किया होता है। इक्वेटोरियल रीजन में जो होता है वो रिसीव करता है लगभग ट्वाइस द एनुअल इंसोलेशन ऑफ द पोलर रीजन, मतलब पोलर रीजन में एक साल में जितना इंसोलेशन होगा उससे डबल हम लोगों का क्या होगा, इक्वेटोरियल रीजन में आप लोगों का रिसीव करेगा, ठीक है, लगभग। डायग्राम देखो इस तरीके से बना सकते हो, ये इंसिडेंट बन गया, देखो वही चीज़ बता दी मैंने, जो चीज़ मैंने पहले बताई थी वही चीज़, ये डायग्राम बना के आ सकते हो आराम से। नाउ एब्जॉर्प्शन बाय द अर्थ सरफेस, वही चीज़ है कि नहीं, मैकेनिज्म ही तो बता रहा हूँ। तो बस मैंने क्या बताया था, लगभग 51% जो है एब्जॉर्ब किया जाता है लैंड और ओशन के द्वारा। सरफेस रेडिएट करता है लॉन्ग वेव इंफ्रारेड को। इंटरेक्शन विद द एटमोस्फियर, रिफ्लेक्शन मतलब एल्बिडो मतलब 30% एल्बिडो हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है 20%, क्लाउड 5। ये तो आप अपने हिसाब से जो मैंने डायग्राम बनवाया था ना, बस वही डायग्राम आप यूज़ कर लेना। स्कैटरिंग हो जाएगी, ब्लू स्काई, रेत, रेड लाइन, एब्जॉर्प्शन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, इंफ्रारेड, डस्ट, विजिबल। समझ में आई ना ये वाली बात। वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बार बार आपका टाइम वेस्ट नहीं करने जा रहा। जिसको नोट्स बनाने हैं वो पॉज करके नोट्स बना सकता है। हीट ट्रांसफर एटमोस्फियर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन। समझ में आई ना यही चीज़, वही की वही बता दी मैंने। हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट, वर्टिकल ट्रांसपोर्ट, ग्राउंड लेयर और लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन, फ्यूअल मानसून। अब ये ग्राउंड कंडक्शन होता क्या, सिंपल, आपकी जो ग्राउंड के पास में जो एयर होगी वो ग्राउंड की हीट के कारण ये हीट अप हो जाएगी, बस वही चीज़ है ये चीज़। समझ में आने वाली बात।
हीट बजट आज तक मैं पहले कंडक्शन नहीं बता पाया था मैं। नाउ हीट बजट वही 100 यूनिट मॉडल वाला लगा दिया, 100 यूनिट आई, 30 रिफ्लेक्ट हो गई, 19 एब्जॉर्ब हो गई, 51 एब्जॉर्ब हो गई सरफेस के द्वारा, 19 एटमॉस्फेयर के द्वारा। आउटगोइंग बना दिया, सरफेस रेडिएशन, सेंसेबल हीट, लेटेंट हीट, एटमॉस्फेरिक रेडिएट बैक करेगी, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा आप लोगों का। समझ में आने वाली बात। नेक्स्ट लैटिट्यूडनल हीट इम्बैलेंस, वही चीज़ बताई मैंने। ट्रॉपिक सरप्लस होता है, पोलर डेफिसिट होता है। ट्रॉपिक सरप्लस होगा मतलब यहाँ पर पॉजिटिव हीट होगी, यहाँ पर आपका डेफिसिट होगा, कम कम हीट होगी। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय दी हार्डली फेरल पोलर सेल, ये सेल्स के बारे में आप लोगों को मैं कल या परसों बताऊंगा जैसे ही मैं सर्कुलेशन में आऊँगा, ठीक है। अभी तो मैं प्रेशर बेल्ट बताने वाला हूँ ना, उसके बाद ये बताऊंगा हार्डली फेरल और पोलर सेल। सिंपल सा ये वाला होता है हेडली, ये होता है फेरल, ये होता है पोलर सेल। समझ में आया ना नॉर्मली, ठीक है। ये हो गया गल्फ स्ट्रीम और हमबोल्ट, ये डायग्राम आप बना के आ सकते हो। प्रोग्रेसिव वार्मिंग, प्रोग्रेसिव वार्मिंग क्या होती है? नेचुरल बैलेंस मेंटेन हिस्टोरिकली, मतलब किस तरीके से वो नेचुरल बैलेंस मेंटेन करके रखा है, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेज जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O ट्रैप हो जाती हैं, वो ट्रैप करती हैं लॉन्ग वेव को, जाना लॉन्ग वेव को, रेडिएशन को। तो रेडियो एक्टिव फोर्सिंग प्लस 2.3 वाट पर मीटर स्क्वायर एज पर IPCC लीड करती हैं प्रोग्रेसिव वार्मिंग को, जिससे हम लोगों का क्लाइमेट चेंज हो जाता है। शॉर्ट टर्म वेरिएशन इन द टेम्परेचर, वही चीज़ मैंने बताई, वही चीज़ दोबारा से लिख रहे हैं। वही डायगोनल साइकिल है, नोट्स बना रहे हैं ना अपन, जितना मैंने समझाया था आपको समझा दिया। डायगोनल साइकिल मतलब डे के अंदर इनकमिंग ज़्यादा होगी, आउटगोइंग से आउटगोइंग कम होगी, इससे क्या होगा? सरप्लस होगा। नाइट में आउटगोइंग ज़्यादा होगी, इनकमिंग से डेफिसिट होगा, मतलब रेडिएशन इन्वर्जन होगा। एग्जाम्पल दिल्ली फोग नाइट इन विंटर, फ्लो चार्ट बना दो, दिन में सरप्लस, नाइट में रेडिएशन लॉस हो जाएगा तो इन्वर्जन हो जाएगा। नाउ सीजनल साइकिल, ड्यू टू द अर्थ टिल्ट 23.5 डिग्री और रिवोल्यूशन के कारण क्या होगा? सीजनल साइकिल बनेगी। माइग्रेशन ऑफ हीट हो जाएगा, सरप्लस जोन में ITC शिफ्ट होगा मानसून में। एग्जाम्पल इंडियन मानसून मैकेनिज्म की बात हो रही है। डायग्राम बना दो वही वाला जो मैंने बताया था ये, ठीक है। अब देखो सीजनल शिफ्ट होता कैसा है, ये बन गया आप लोगों का। ये देखो, ये तो मैंने वही चीज़ बता दी थी। अब एक चीज़ दिमाग में रखना कि देखो यहाँ पर हम लोगों का सॉलिस्टिक्स जो होते हैं, सॉलिस्टिक्स जो होते हैं, मान लो दिसंबर में होगा मेरा विंटर सॉलिस्टिक, क्या होगा? विंटर सॉलिस्टिक। यहाँ पर होगा मेरा समर सॉलिस्टिक, ये होगा मेरा इक्विनॉक्स, ये दोनों इक्विनॉक्स हो गए। अब देखो डेट देखो 21 सॉरी ये हो गया 21 जून को मेरा जो सन होगा वो मेरा कहाँ पर होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। दैट मीन्स जून में मेरा सन जो ओवरहेड करेगा वो किसको करेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? मेरा अब ये तो चल ही रहा है ना, इसका चक्कर तो लगा ही रहा है ना अर्थ। तो अब क्या होगा? जैसे ही जून के बाद सितंबर आएगा, जून के बाद जैसे सितंबर आएगा, लगभग 23 सितंबर के आसपास की बात होती है ये, ठीक है। तो सितंबर के आसपास की बात होती है, 23 के आसपास की बात होती है। तो जैसे ही सितंबर की बात होगी तो क्या होगा आप लोगों का? यहाँ पर इक्विनॉक्स हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा जो सन होगा वो ओवरहेड करेगा किसको? इक्वेटर को। किसको करेगा? इक्वेटर को। फिर जैसे 3 महीने और निकलेंगे, सितंबर के बाद दिसंबर आएगा, फिर जैसे 3 महीने और निकलेंगे तो मेरा क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा, मेरा अर्थ की पोजीशन यहाँ हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? मेरा दिसंबर सॉलिस्टिक मतलब विंटर सॉलिस्टिक हो जाएगा। ये मेरा 22 से 23 दिसंबर के आसपास होता है। समझ में आने वाली बात आ गई ना? ये देखो नॉर्मली यहाँ पर हो गया। फिर जब मेरी पोजीशन यहाँ होगी तो मेरा क्या हो जाएगा? ये मार्च में, मतलब हर 3 महीने में ही तो शिफ्ट होगा। पूरा 360 डिग्री अगर बोलेगा एक साल में, मतलब 12 महीने में अगर ये पूरा चक्कर लगा रहा है तो हर 3 महीने में तो ये इसके ऐसे आएगा ना, इस तरीके से। तो वही चीज़ आप लोगों की ये चल रही है, तो इसीलिए आप लोगों का क्या होता है? सीजनल शिफ्ट होता है। तो बस वही चीज़ है। देखो ये आर्कटिक सर्कल है, यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये एंटार्क्टिक सर्कल है। अब देखो हमेशा विंटर सोलिस्टिक मतलब दिसंबर में। अब इस इलाके में क्या होगा आप लोगों का? ये अब ऊपर का कौन सी चीज़ ज़्यादातर आप लोगों की सन से ज़्यादा दिख रही है? आप लोगों का सदर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा दिख रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे तो देखो कम है ना, सदर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा, क्योंकि ये वाला इलाका भी आ गया है ना। और समर सोलिस्टिक में
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर आप लोगों का हमेशा ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि देखो ये वाला पूरा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, यहाँ पर आप लोगों का ज़्यादा रहेगा, तो सदर्न हेमिस्फीयर पे आप लोगों का कम रहेगा। देखो ये सदर्न है ना, ये अलग, ये देखो सदर्न, नॉर्दर्न में हमेशा ये दिखता रहेगा, इसलिए यहाँ पर हम लोगों की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ होती हैं समर सॉल्स्टिक्स में। आ गई ना। लैंड सी कॉन्ट्रास्ट, लैंड हीट कूल क्विकली, जो लैंड होता है वो हीट और कूल क्विकली होता है, शार्प डायगोनल और सीजनल वेरिएशन हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी होते हैं ना। लेकिन ओशन जो होते हैं ना वो मॉडरेट्स होता है, तो मेरीटाइम क्लाइमेट्स होते हैं उसके अंदर, क्योंकि वो धीरे धीरे होता है, लेटेंट हीट जो होती है ना ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल कॉन्टिनेंटल इंटीरियर दिल्ली का वर्सेस कोस्टल मुंबई का। या देखा है ना दिल्ली का जो कितना होता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है दिल्ली में, सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, दिल्ली की सर्दी, ठीक है, समझ आया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में मतलब दिल्ली का एग्जांपल देख लो कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास सी एरिया नहीं है। बट जो मुंबई का एरिया है वो किससे लगा हुआ है, सी से लगा हुआ है, तो ना तो यहाँ वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना ही वहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वो मॉडरेट टेम्परेचर लेके चलता है। अल्टीट्यूड इफेक्ट की बात करें, हायर अल्टीट्यूड जो होगा वो थिनर एटमॉस्फेयर होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो मैं बताऊंगा। मैंने आप आई थिंक मैंने जब एटमॉस्फेयर के बारे में बताया था तो मैंने बता दिया था पहले ही कि जो हायर अल्टीट्यूड होता है वहाँ पर मेरा एटमॉस्फेयर होता है ना वो थिन होता है ना। मैंने ये तो बताया था कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो थिन होता है, पोल पर मेरा 15 किलोमीटर तक भी जा सकता है ट्रोपोस्फियर, तो इसका मतलब ये मेरा जो एटमॉस्फेयर होगा ना वो इस तरीके से वर्क करता है ना। तो थिनर एटमॉस्फेयर होगा, तो इससे क्या होगा भाई कि अगर मेरा एटमॉस्फेयर थिन हुआ तो मेरा हीट भी तो लॉस जल्दी होगा हायर एल्टीट्यूड पे, तो इसका मतलब लार्जर डायगोनल रेंजेस होंगी। जहाँ पर मेरा एटमॉस्फेयर जो होगा वो थिक होगा वहाँ पर मेरा हीट लॉस भी बहुत धीरे धीरे होगा। समझ में आना ये वाली बात। ले वर्सेस दिल्ली, दिल्ली का जो है वो थोड़ा सा अल्टीट्यूड सॉरी लेटीट्यूड बोल दिया था मैंने, आई एम सॉरी। तो अल्टीट्यूड ये मैं आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरा मिस्टेक हो गई इस चीज़ में। आल्टीट्यूड की वाली बात की हुई है, जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे एटमॉस्फेयर के ऊपर, जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे वो एटमॉस्फेयर थिन होता चला जाता है, आल्टीट्यूड में भी थिन होता चला जाता है। मैंने बताया था ना वही चीज़ है, सेम चीज़ आल्टीट्यूड में होगी, सेम चीज़ आप लोगों की किसमें होगी, आल्टीट्यूड में होगी, सेम चीज़ आपकी लैटीट्यूड में होगी, लैटीट्यूड में होगी। ये थिन हो गया, थिन होने के कारण वही चीज़ होगी। तो दिल्ली जो है वो थोड़ा सा नीचे है, ले जो है थोड़ा सा ऊपर है, तो इसीलिए ले में सर्दी होती है, दिल्ली में कम होती है। समझ में आने वाली बात। रेडिएशन बैलेंस एंड द क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी, रेडिएशन बैलेंस एंड द क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी, फाउंडेशन ऑफ द जनरल सर्कुलेशन, फाउंडेशन ऑफ द जनरल सर्कुलेशन। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं हम लोग, आंसर राइटिंग करने के लिए नोट्स बनाए हुए हैं, तो इसीलिए इतना एक्सप्लेन करने की मेरे को ज़रूरत फील नहीं हो रही है, मैंने आप लोगों को जितना एक्सप्लेन करना था कर दिया। अब देखो फाउंडेशन ऑफ द जनरल सर्कुलेशन, हीट सरप्लस या डेफिसिट होगी, अगर हीट सरप्लस या डेफिसिट होगी तो ये क्या करेगा, आप लोगों का विंड सिस्टम को ड्राइव करेगा और ओशन करंट को ड्राइव करेगा। समझ में आया ना। मतलब जो भी आप लोगों के अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर के ऊपर, चाहे वो ओशनोग्राफी हो चाहे वो क्लाइमेटोलॉजी हो, वहां पर जो सर्कुलेशन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, हीट बैलेंस के कारण हो रहा है। तो मतलब अगर हीट सरप्लस, अगर मान लो हीट यहाँ पर हीट सरप्लस है, यहाँ पर मेरा हीट डेफिसिट है, दैट मीन्स मेरा इस तरीके से नहीं चलेगा, है कि नहीं ना। तो वही वाली बात हो गई। तो इसी से आप लोगों को क्या बन रहा है, विंड सिस्टम बनना है और ओशन करंट बनना है। मॉनसून, साइक्लोन, जेट स्ट्रीम, सब क्या है, डायरेक्ट आउटकम है इम्बैलेंस के। भाई हीट इम्बैलेंस होगा तभी तो होगा इधर से, नहीं तो हीट अगर सब जगह पे बराबर होगी तो फिर कहाँ से होगा सब कुछ। सब कुछ वही चल रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। नॉर्मली गर्म होना, ठंडा होना, प्रेशर बढ़ना, प्रेशर कम होना, वो सब इसी चीज़ से। अगर मान लो अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये फिनोमेना वर्क कैसे करेंगे आप लोगों के। ऑब्वियस सी बात है ना, जहाँ पर कमी होगी वहीं तो चीज़ जाना जाएगी। अगर वो दोनों ही बराबर भरा हुआ है तो क्यों जाएगा, वही चीज़ होगी ना। सेकेंड इज इंश्योर रीजनल क्लाइमेट डाइवर्सिटी, रीजनल क्लाइमेट डाइवर्सिटी को ये इंश्योर करता है। जैसे ट्रॉपिक ट्रॉपिक जो होते हैं वो वेट होते हैं और वार्म होते हैं, पोल जो होते हैं वो कोल्ड और ड्राई होते हैं। समझ में आई नहीं वाली बात। जब मैं प्रेशर बेल्ट्स बताऊंगा तो उस टाइम पे और अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, बट मोटा मोटा ये समझ जाओ। मान लो कि यहाँ पर मेरा क्या है, हीट बहुत ज़्यादा गर्म है, ये मेरा गर्म है क्योंकि यहाँ पर मेरी डायरेक्ट पड़ रही है, तो क्या होगा यहाँ पर जो मेरा सी है उससे क्या होगा, मेरा ये क्या होगा, हीट होकर क्या होगा, ये भाप बनेगी
भाप बनेगी तो दैट मीन्स यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये वेट हो जाएगा पूरा एटमॉस्फेयर, तो वार्म होगा और वेट होगा। और पोल पर क्या होगा, जब मेरा इंसोलेशन ही कम हुआ, यहाँ पर मेरे हीट रेट पी नहीं हुई, तो कंडेंसेशन ही नहीं होगा। जब कंडेंसेशन नहीं होगा तो ड्राई क्लाइमेट हो जाएगा। समझ में आने वाली बात। नाउ ग्लोबल बैलेंस जो है वो एक्सप्लेन करता है जोनल क्लाइमेट को। समझ में आने वाली बात। नॉर्मली अभी बस आप ये जो मैं बता रहा हूँ ना वो चीज़ समझो, और एक्सप्लेन में नेक्स्ट वीडियो में जब प्रेशर बेल्ट और सर्कुलेशंस बताऊंगा ना और ओशनोग्राफी जैसी होगी तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। कंट्रोल करता है ये क्या, एग्रीकल्चर और ह्यूमन एक्टिविटी को, जैसे ग्रोइंग सीजन, फ्रॉस्ट फ्री डेज, इवेपो ट्रांसपायरेशन, यही चीज़ तो कंट्रोल करेगी। अर्बन हीट आइलैंड ड्यू टू द इम्बैलेंस इन द एल्बिडो एंड हीट स्टोरेज, वही चीज़ हो गई आप लोगों की, है कि नहीं। डिसरप्शन किसके बराबर होगा, इनस्टेबिलिटी के बराबर होगा। मतलब जब भी डिसरप्शन होगा वहाँ पर इनस्टेबिलिटी आएगी आएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक्सट्रीम इवेंट होता है हीट वेव और साइक्लोन से, जिससे क्या होंगे आप लोगों के ग्लोबल वार्मिंग के कारण हीट वेव्स और साइक्लोन्स अच्छी खासी आएंगी। हीट वेव इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिमाग में रखना। इसके आप लोगों को केस स्टडी याद कर लेनी है। केस स्टडी में आप लोग सीधा सीधा दिल्ली का ही रखो, हीट वेव्स बहुत ज़्यादा चल रही है। यूरोपियन यूनियंस के अंदर काफ़ी कंट्रीज हैं, वहाँ पर हीट वेव्स ज़्यादा चल रही हैं। वो हो क्यों रहा है भाई, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, या फिर आप लोगों के अर्बन हीट आइलैंड के कारण भी। समझ में आने वाली बात। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशंस भी हो रहा है इसी के कारण। तो आइस मेल्ट हो रही है, लोअर एल्बिडो हो रहा है इसके कारण, जिसके कारण और ज़्यादा वार्मिंग हो रही है। तो आप डायग्राम क्या बना के आ सकते हो भाई, एक फीडबैक लूप बना दो कि आइस मेल्ट होगी, जैसे मैं आपको फीडबैक लूप इसमें बना के दिखा देता हूँ नॉर्मली, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग नहीं बनाओगे। नॉर्मली देखो यहाँ पर आइस मेल्ट हुई, ये मैं सीधा सीधा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ये मेरी आइस मेल्ट हुई, इससे क्या हो जाएगा, एल्बिडो लॉस हो जाएगा, और एल्बिडो लॉस होगा तो मेरा और ज़्यादा वार्म होगा एटमॉस्फेयर, फिर क्या हो जाएगा, और ज़्यादा आइस मेल्ट होगी, है कि नहीं, और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। जो ऐसे ऐसे मेरी साइकिल चलती चली जाएगी। तो ये आप लोग साइकिल बना के आ सकते हो, ठीक है। रिलेटेड डायमेंशन, जैसे मान लो और क्वेश्चन आ जाए, अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं और क्वेश्चन आए से रिलेटेड, तो क्या करोगे, एल्बिडो इफेक्ट और क्लाइमेट। एल्बिडो इफेक्ट और क्लाइमेट का क्या वो पढ़ा इसमें, जैसे स्नो और आइस का क्या होता है, हाई रिफ्लेक्शन होता है। ओशन और फॉरेस्ट का क्या होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है कि नहीं है। तो मेल्ट, अब अगर मेरा ग्लेशियर जो होगा मेल्ट होगा तो रिड्यूस हो जाएगा क्या, मेरा एल्बिडो, और एक्सेलरेट करेगा वार्मिंग को। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी एक बड़ा फैक्टर है। मतलब नेचुरली क्या होता है, इसेंशियली फॉर लाइफ होता है, लगभग 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर के लिए, पर बहुत अच्छा इसेंशियल है लाइफ के लिए। बट ये क्या करेगा, इन्हांस कर देता है एंथ्रोपोजेनिक को, कार्बन डाइऑक्साइड CH4 को, जिससे आप लोगों का ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। केस IPCC की रिपोर्ट के मुताबिक रेडियो एक्टिव इम्बैलेंस ने लीड किया है 1.1 डिग्री सेल्सियस की प्लस वार्मिंग सिंस प्री इंडस्ट्रियल एरिया। मतलब प्री इंडस्ट्रियल एरिया से अभी तक एवरेज 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। समझ में आने वाली बात। अर्बन हीट आइलैंड देख लो, वही चीज़ है, लो एल्बिडो जाते हैं अर्बन हीट आइलैंड में, क्योंकि कॉन्क्रीट और एस्फाल्ट की वो बनी होती है, एंथ्रोपोजेनिक हीट होता है, सिटीज़ वार्म हो जाती है रूरल एरिया से ज़्यादा। इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हेल्थ के ऊपर और लोकल वेदर के ऊपर। कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा ना, ओशनिक हीट ट्रांसपोर्ट की बात आई, थर्मोलाइन सर्कुलेशन होगा, तो ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट बनेंगे, इससे कंट्रोल करेगा रीजनल क्लाइमेट को। मिड विंटर इन द नॉर्थ वेस्ट यूरोप की बात करेंगे, एनर्जी बैलेंस होगी, वेदर एक्सट्रीम होगा, एलिनो नालिना आएंगे इसमें फिनोमेना, ये सब बाद में बताऊंगा आप लोगों को। एलिनो नालिना अभी बस माइंड में सब याद रखो, एलिनो नालिना लिंक्ड टू द ओशन एटमॉस्फेयर एनर्जी एक्सचेंज। साइक्लोन पावर्ड बाय दी लेटेंट हीट ट्रांसफर, साइक्लोन्स आएंगे लेटेंट हीट ट्रांसफर के द्वारा। तो ये चीज़ें आप लोगों के वहाँ पर लिख के आना, ये अब जब धीरे धीरे होगा तो आप करते जाना, ये नोट्स में तो कम से कम लिख ही लो, है कि नहीं है। हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेरिक सिस्टम इज द इंजन ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट। एटमॉस्फेरिक सिस्टम जो है वो इंजन ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट है, ये सस्टेन करता है इक्विलिब्रियम थ्रू द नेचुरल रीडिस्ट्रीब्यूशन को। शॉर्ट टर्म वेरिएशन होता है, गवर्न करता है लोकल वेदर को। लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी अराइज करता है बैलेंस के लिए। एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस डिस्टर्ब करता है इसको, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को। 10 हीट बैलेंस जो है एक सेंट्रल है क्लाइमेटोलॉजी के लिए, वेदर सिस्टम के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। ये सब आप लोग अपना
कंक्लूजन में लिख के आ सकते हो। ठीक है, ठीक है। थिंकर्स देख लो, कौन कौन सा थिंकर्स इंपॉर्टेंट है इस वाली चीज़ के लिए। हान और रिटर रेडिएशन क्लाइमेटोलॉजी की बात की है। अरेनस और कैलेंडर ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात की है। हेडली और फेरल ने हीट इम्बैलेंस की बात करी है, जनरल सर्कुलेशन की बात करी है। नैंड्रू ने 100 हीट यूनिट हीट बजट मॉडल की बात करी है। हमेशा जब भी 100 हीट यूनिट बजट वाला मॉडल की बात करोगे ना, तो हमेशा कैंड्रू की आप लोग बात करके आना, वहाँ पर लिख देना अकॉर्डिंग टू कैंड्रू, तो अपने आप इससे नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। और भी क्या कंक्लूजन कर सकते हो पूरे के पूरे हीट बैलेंस वाले को। हीट बैलेंस इज द इंजन ऑफ द क्लाइमेटिक सिस्टम। ये मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम को, ड्राइव करता है जनरल सर्कुलेशन को, एक्सप्लेन करता है रीजनल क्लाइमेट को, डिस्टर्ब करता है क्लाइमेटिक चेंज, डिस्टर्बेंस होते हैं क्लाइमेटिक चेंज और एक्सट्रीम इवेंट्स। हेंस अंडरस्टैंड करना हीट बैलेंस को एक सेंट्रल क्लाइमेटोलॉजी और ह्यूमन इम्पैक्ट को दिखाता है। सही मैंने ये वाली बात नॉर्मली। ठीक है, अब जितना था कंप्लीट हो गया। होमवर्क में आप लोगों को फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, इस टॉपिक के अंदर डायग्राम्स बनाने हैं। साथ में इनमें से कोई भी एक जो है आप जो क्वेश्चन है ट्राई कर सकते हैं। ये वाला लास्ट टाइम वाला ही है, ठीक है। जो मेरे स्टार्टिंग पे जो था वही उसमें से ही करना, इसको मत करना। समझ में आई नहीं वाली बात, इसको मत करना क्योंकि ये लास्ट वीडियो वाला है। जो मैंने स्टार्टिंग पे आप लोगों को PYQ दिखाए थे उनमें से एक आप लोग ट्राई मार लेना कि मेरा इस तरीके से करना है। समझ में आने वाली बात। नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा नॉट सो इम्पोर्टेंट बट इम्पोर्टेंट फॉर द फ्यूचर लेक्चर्स, ठीक है। तो प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड देख लेंगे, और अब मुझे लगता है कि टाइम परमिट करेगा तो अपन थोड़ा बहुत साइकिल्स देख लेंगे। समझ में आने वाली बात। और याद रखना रिलेटेड टू एग्जाम, नो ओवरलोड ऑफ द इन्फॉर्मेशन। जितना ही मैंने आपको इम्बैलेंस बताया है वो सिर्फ एग्जाम के लिए ज़रूरी है और किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। लास्ट पर आ गए हैं तो प्लीज़ जिन लोगों को पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं स्टार्टिंग में नहीं बोलता, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। मैं सिर्फ उन लोगों को सब्सक्राइब करवाना चाह रहा हूँ जो लास्ट तक पढ़ने के लिए सीरियस है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।